नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की इसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 मई और 6 मई को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग का कमेंट आता है पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल में मिलता है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, टेलीग्राम चैनल करके। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, अमन प्रयास जी के जीएस जो है सर्च कीजिएगा और 41,000 से ज़्यादा वाले सब्सक्राइबर को जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें फाइल सेक्शन में जाइएगा तो सभी दिन का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा बाइलिंगुअल। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, यानी मोहिनीअट्टम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके यहाँ पर केरल का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। हम आपको हर एक दिन जब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, जब से जो भी 8 जो शास्त्रीय नृत्य उसके बारे में बता रहे हैं और इसके बारे में बताए थे। मोहिनीअट्टम और कथकली जो दो ऐसे शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध जो है केरल से है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया था कि भरतनाट्यम जो है जिसका संबंध आपका तमिलनाडु से है और भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, इसको सादिरट्टम या दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था कि आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ उससे संबंधित है। इसके अलावा कर्नाटक से जो है यक्षगान जो एक, ये तो शास्त्रीय नृत्य नहीं, ये यक्षगान सिर्फ लोक नृत्य है। ठीक है, तो यक्षगान आपके यहाँ पर कर्नाटक से संबंधित था। उसी प्रकार से जो है हमने आपको बताया था सतरिया, जिसका उद्भव जो है वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव जी ने किया था। ठीक है, और इसका संबंध जो है आपके यहाँ पर असम से था। इसके अलावा एक हमने आपको बताया था कथक, जिसका संबंध आपका यूपी से है, मुख्यतः उत्तर भारत से है। फिर आपका यहाँ पर जो है मणिपुरी है, मणिपुर का संबंध जो है मणिपुर से होगा और ओडिसी का संबंध जो है आपके यहाँ पर उड़ीसा से ही होगा। ठीक है, तो ये 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा मोहिनी का अर्थ होता है मन को मोह लेने वाली स्त्री, भगवान विष्णु का अवतार। और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, यानी जादू स्त्री का नृत्य। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और ये मुख्य रूप से जो है महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकल यानी कि सोलो नृत्य, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा जो है सुनंदा नायर हो गया, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा हो गई, जिनको मोहिनीअट्टम की जननी कहा जाता है, पल्लवी कृष्णन हो गई। ठीक है, इन सभी का संबंध जो है आपके मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से ही है। और 1930 के दशक में जो है प्रसिद्ध कवि वल्लाथोल नारायण मेनन ने जो है केरल कलामंडलम संस्थान के माध्यम से इस नृत्य को जो है पुनर्जीवित किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि दिन का भी एसएससी जीडी का एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में या आगे आने वाले दिनों में है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अब तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके हैं उसको यहाँ पर ऐड किया गया है। सभी चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में आपको 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साथ में 13 मॉक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में डेली जो एनालिसिस होता है उसका भी मॉक आपको दिया जाता है। वो तो पब्लिक ग्रुप में दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ भी दिया जाएगा। साथ में 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और टॉप मैथ के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। और 40 टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं वो उसका ई बुक एमसीक्यू के साथ भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये सारी चीज़ों का लाभ आप लोग मात्र 49 रुपये में उठा सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क करके जो है आप इसमें जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो आपका पूछा गया, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहाँ से आता है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो पौधे हो गया, शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का लगभग 50 से 80% हिस्सा जो है समुद्री फाइटोप्लैंक्टन यानी कि सूक्ष्म समुद्री पौधे के द्वारा जो है उत्पन्न होता है।
इसके अलावा जो है शेष ऑक्सीजन जो है स्थलीय पौधे और वनों के द्वारा उत्पन्न होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से जो है O2 डाइऑक्सीजन और O3 ओजोन के रूप में जो है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसा कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाएगा तो महासागरीय फाइटोप्लैंक्टन यानी कि हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुमानित मात्रा पूछा जाएगा तो लगभग 21%। ठीक है, तो इन सभी को भी आप याद रखेंगे। अगला है कि 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में किया गया था। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिहार का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 15 सितंबर 2025 को बिहार के पूर्णिया में जो है इसका आधिकारिक शुभारंभ किया गया था। यह बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और बिहार की बात करेंगे तो देश का लगभग 90% मखाना जो है बिहार में ही उत्पादित होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि विश्व या भारत के संदर्भ में वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक भूस्खलन और भूकंप की घटनाएं होती हैं। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका हिमालयी क्षेत्र का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। हिमालय जो है एक आपका नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है, जो अभी भी विवर्तनिक हलचल यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण जो है अस्थिर है। इसकी ढलानें खड़ी और चट्टानें कमजोर है, जिसके कारण यहाँ सबसे अधिक भूकंप और भूस्खलन जो है आपके देखने को मिलते हैं। थार मरुस्थल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर राजस्थान में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे पुराना पर्वत की बात करेंगे, सबसे पुराना पर्वत जो है कौन सा है, ये भी आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। तो अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर जो है याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने की संभावना इससे बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य आधिकारिक कारण क्या बताया गया था। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन प्रशासनिक सुविधा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था। ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। लेकिन ये तो आपका जो आधिकारिक कारण था वो बताया गया था, लेकिन वास्तविक कारण जो था राष्ट्रवादी आंदोलन को यहाँ पर कमजोर करना था। बंगाल विभाजन जो है 1905 में आपका हुआ था लॉर्ड मिंटो के द्वारा, ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या वाली है, जिससे एक केंद्र से प्रभावी ढंग से प्रशासित करना मुश्किल था। इसलिए बेहतर शासन के लिए जो इसे विभाजित करना आवश्यक था। ठीक है, आधिकारिक उद्देश्य था प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, इतने बड़े क्षेत्र का प्रबंधन करना। लेकिन वास्तविक कारण जो कि अघोषित था, राष्ट्रवादी राजनीति को केंद्र बंगाल को विभाजित करके वहाँ बंगाली राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना, हिंदुओं मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालना, फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत जो है आपका ये बंगाल विभाजन किया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ था, इस विभाजन के बाद जो है व्यापक विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन हुआ। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर जो है 26, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। मान लीजिए कि 3 क्रमागत सम संख्या x+2 और x+4 है। ठीक है, तो इसका योग जो होगा, इसका योग भी आपका यहाँ पर दिया गया है, तो 72 था। तो x का मान जो निकल कर आएगा आपका यहाँ पर 22 निकल कर आएगा। तो पहली संख्या आपका 22 निकल कर आया, दूसरी संख्या हम लोग x+2 माने थे तो 22+2 24 होगा। तीसरी संख्या हम लोग x+4 माने थे तो 22+4 26 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 26 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 12 है और उनका लघुत्तम समाप्तवर्तक एलसीएम 480 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 156 तो संख्या ज्ञात करना था। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है 60 और 96 का था, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एचसीएफ 12 है, इसका मतलब है कि दोनों 12x और 12y की फॉर्म में होंगे, जहाँ x और y जो है को प्राइम है। इक्वेशन 1 की बात करेंगे तो 12x + 12y = 156, x+y = 13। और इक्वेशन 2 की बात करेंगे जो कि 12xy + 12xy = 480 = xy = 40। ठीक है, जब इन दोनों को आप लोग ये फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो निकल कर मान आएगा 60 और 96। अगला है कि 2011 में तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका सान्या चीन का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर सान्या चीन, या मे बी आपका यहाँ पर चीन दिया गया होगा, तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 14 अप्रैल 2011 को जो है चीन के चान्या में जो है तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था। इस सम्मेलन की थीम कि जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रॉड विजन, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है, यानी कि व्यापक दृष्टिकोण और साझा समृद्धि था, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा भारत ने जो है 2012 में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो इसको भी आप लोग मत भूलिएगा। इसके अलावा 2009 में पहला ब्रिक्स, तब ब्रिक था का शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका जो है 2013 में 5वें शिखर सम्मेलन की यहाँ पर मेजबानी जो है किया था, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्स को जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो लोग पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब पूछा गया था कि किस देश ने जो है 1930 में आयोजित पहला फीफा विश्व कप जो है जीता था। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है उरुग्वे का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो उरुग्वे जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेजबान देश की बात करेंगे तो मेजबान देश आपके उरुग्वे ही था। और उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता जो है आपका यहाँ पर अर्जेंटीना था। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, अर्जेंटीना जो है आपका यहाँ पर उप विजेता था। इसके अलावा जो है फाइनल स्कोर की बात करेंगे तो 4-2 से उरुग्वे जो है जीता था। और इसका स्थान की बात करेंगे तो मोंटेविडियो उरुग्वे में जो है इसका ये खेल आपका खेला गया था। इसके अलावा जो है ये सभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपके बताए गए हैं उर्मिला चौधरी जी के द्वारा, जो कि आपकी सीकर राजस्थान से है। तो उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो है ये सहायता की क्वेश्चन को पता करने में, ठीक है। तो उर्मिला चौधरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1 जनवरी 1906 को जो है सप्ताह का कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है सोमवार का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी सोमवार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन को कैलेंडर के नियम यानी कि ऑड डेज कॉन्सेप्ट का उपयोग करके जो निकाला जाता है। 31 दिसंबर 1900 तक 1900 वर्षों में कुल विषम दिन और डे 1 होते हैं, जो कि 1600 वर्ष में 0 और अगले 300 वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो 1901 से 1905 तक, ठीक है। तो विषम दिन की बात करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 8 दिन, ये सोमवार जो निकल कर आया था, ठीक है। तो 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, 1 का मतलब सोमवार होता है, ठीक है। तो इसको भी जो है आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अगला है वर्ष 2100 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कुल दिनों की संख्या कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उनमें से एक ऑप्शन 120 का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। वर्ष 2100 एक समान वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष होने के लिए जो है 400 से विभाजित होना आवश्यक है। इसलिए फरवरी 2100 में केवल 28 दिन होंगे। कुल योग 31 + 28 + 31 + 30 = 120, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग से प्रवेश करता है तो उसके पथ की आकृति जो है कैसी होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर लिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वृत्ताकार सर्कुलर का था, बिल्कुल राइट आंसर। जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो चुंबकीय बल जो है सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्र बल की तरह काम करता है, और जिससे कण जो है वृत्ताकार पथ पर जो है घूमने लगता है। अगला क्वेश्चन जो है कि आतंकवाद विरोधी यानी कि काउंटर टेररिज्म का जो है हिंदी मीनिंग आपसे शायद पूछा गया था। तो आतंकवाद विरोधी काउंटर टेररिज्म का हिंदी मीनिंग होता है, आतंकवाद को आज का जो अर्थ होता है आतंकवाद को रोकने, उसका मुकाबला करने, समाप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ, नीतियाँ और कानूनी उपाय, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि जब पुलिस किसी संदेही व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में कुछ समय के लिए कानूनी रूप से रोकती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है ऑप्शन नंबर बी हिरासत यानी कस्टडी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा। यह एक अल्पकालिक शॉर्ट टर्म होती है। पुलिस 24 घंटे से कम समय तक व्यक्ति को पूछताछ के लिए जो है रख सकती है। पुलिस हिरासत में जो है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य हो जाता है। निगरानी की बात करेंगे, इसका मतलब है कि पुलिस संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखती है, लेकिन उसे फिजिकल लॉकअप में नहीं रखती है। कानूनी रूप से रोके रखने के लिए हिरासत कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि भारत में भूस्खलन और भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र पूछा गया था। हिमालयी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय जो है कोई भौगोलिक पर्वत है जो भूगर्भीय रूप से अवस्थित है, टेक्टोनिक प्लेटों
के टकराव के कारण भूकंप आते हैं। ढलानों की नाजुकता तथा भारी वर्षा के कारण भूस्खलन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ये सबसे पुरानी और स्थिर भूवैज्ञानिक संरचना है, इसलिए यहाँ भूकंप का खतरा अपेक्षाकृत कम है। यह एक मैदानी इलाका है जहाँ भूकंप की संभावना हिमालय की तुलना से कम है। सिंधु गंगा का मैदान। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, संथाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में जो है निवास करती है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन झारखंड का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा झारखंड, संथाल जो है झारखंड की जनसंख्या दृष्टि से जो है सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि ए, बी और सी किसी कार्य को 8, 12 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है टोटल वर्क निकालना होगा। उसके लिए हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 24 यूनिट्स निकल कर आएगा। फिर हम लोग ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता निकालेंगे। इसके अलावा ए बी सी की संयुक्त क्षमता निकालेंगे। ठीक है, और कुल समय निकालेंगे, जो कि 4 दिन निकल कर आएगा। तो 4 डेज इसका राइट आंसर था। ठीक है, तीनों मिलकर काम को 4 दिन में आपका यहाँ पर पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था कि आर और क्यू मिलकर पी से 6 गुना कुशल है। आर और पी मिलकर क्यू से 1.5 गुना कुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, राइट आंसर जो निकल कर आया था आपका 268.8 डेज जो है निकल कर आया था। ठीक है, लेकिन देखिएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द चतुर का सही पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन कुशल का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। चतुर के पर्यायवाची में प्रवीण, निपुण, योग, पट्टू, होशियार हो जाएगा। निकेतन का पर्यायवाची शब्द घर, आवास होगा। पावक का आग, अग्नि होगा। अंबर का आकाश और गगन होगा। तो इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। अगला है इनमें से कौन सा शब्द गुस्सा का पर्यायवाची शब्द है। इसके ऑप्शन में रोष दिया गया था। ठीक है, तो गुस्सा का पर्यायवाची शब्द में क्रोध, रोष, कोप, अमर्ष, तैश, ठीक है, ये सभी होता है। एक आपका आया था कुइपर बेल्ट क्या है। ठीक है, तो कुइपर बेल्ट की बात करेंगे तो हमारे सौरमंडल में सबसे बाहरी हिस्से में नेपच्यून ग्रह की कक्षा में परिस्थित एक विशाल बर्फीला क्षेत्र। यह क्षेत्र क्षुद्र ग्रह बेल्ट की तरह ही है, लेकिन 20 गुना अधिक चौड़ा और बहुत अधिक विशाल है। और इसके स्थान की बात करेंगे तो नेपच्यून की कक्षा से परे 30 से 50 का गोलीय इकाई। संरचना की बात करेंगे तो यह जमी हुई चट्टानें, धूमकेतुओं और बौने ग्रहों से प्लूटो से बना है। और शेष की बात करेंगे तो यह हमारे सौरमंडल के निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले के अवशेष है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है वार्षिक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका जो दिया गया था वो आपका हरियाणा का दिया गया था। तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला माना जाता है, जिसे हरियाणा पर्यटन विभाग और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जो है आयोजित किया जाता है। इसके इतिहास की बात करेंगे तो ये मेला पहली बार 1987 में आयोजित किया गया था। सूरजकुंड का अर्थ है सूरज का जलाशय। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने कराया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 39वां सूरजकुंड मेला 2026 में उसका थीम लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत था और इसमें पार्टनर देश मिस्र था। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध या सही वाक्य का चयन करना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन था आपका कि वो कपड़ा पहनकर निकल गया। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन था समान लंबाई की 2 ट्रेनें क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। तेज चलाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर लेती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है 75 मीटर का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यही क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि वह शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है और जिसमें हाव भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है भरतनाट्यम का दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में जो है भाव यानी कि एक्सप्रेशन, राग, ताल, नाट्य का संगम होता है। भरतनाट्यम में चेहरे के हाव भाव, हाथी की मुद्राओं के माध्यम से कहानी बताई जाती है। इससे पहले जो है
सदिराट्टम के नाम से भी जो है जाना जाता था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो एक प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था वो था कि मुसलमान रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा उपवास कब से कब तक रखते हैं। इस तरह का कोई प्रश्न था, जिसका राइट आंसर था सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी कि पारंपरिक रूप से रोज़ा जो है फज्र यानी भोर के समय से शुरू होकर जो है सूर्यास्त तक जो है आपका यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो रोज़ा शुरू होने का समय सुबह सादिक भोर में, सूर्योदय से थोड़ा पहले रोज़ा तोड़ने का समय सूर्यास्त है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्वयं पर नियंत्रण, धैर्य और ज़रूरतमंदों की प्रति सहानुभूति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 2025 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। दो दो करके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन रोहित शर्मा और विराट कोहली का था। ये प्रश्न सभी लोग सही किए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों ने जो है मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को जो है अलविदा कहा। हालांकि एक दिवसीय ओडीआई प्रारूप में जो है ये सक्रिय हैं। सुमन गिल ने जो है ये संन्यास नहीं लिए हैं, वो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं और वनडे के भी कप्तान आपके शुभमन गिल ही हैं। सचिन युवराज की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर ने 2013 में, युवराज सिंह ने जो है 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। इसके अलावा अन्य संन्यास की जब हम लोग बात करते हैं तो 2025 में चेतेश्वर पुजारा, रिद्धिमान साहा, वरुण एरोन जैसे खिलाड़ियों ने भी जो है क्रिकेट के सभी प्रारूप से जो है संन्यास लिया है। अगला है वाष्पीकरण के कारण निम्नलिखित में से किसमें ठंडा पानी रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन मिट्टी का घड़ा में भी था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें पानी रिसकर बाहर आता है, सतह पर वाष्पित हो जाता है। इस प्रक्रिया में आवश्यक ऊर्जा अंदर के पानी से ली जाती है, जिससे पानी ठंडा होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। अभी तक हमें इतने ही प्रश्न मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जैसा कि हमने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं मिलता है तो अमन प्रयास जी कीजिए, इसमें 41,000 से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना है। फाइल सेक्शन में जाना है, वहाँ पर सभी दिन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिस्ट वाइज। ठीक है, बाकी चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।